ओम शांति। कक्षा 12वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। क्षणिक परमात्मा को श्रुता करेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थियों से आशय की जाती है, पहले जितने पाठ पढ़ाया गया है सभी प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे, व्याख्या लिख लिए होंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, काव्य सौंदर्य वाला नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे और गति बनाएंगे। और आवश्यक सूचना है, सभी विद्यार्थी पता पड़ गया होगा, अब आप लोगों को फार्म भरने का डेट आ गया है। सब डॉक्यूमेंट्स अविलंब तैयार करके रखिए और बताएंगे, आप लोगों को सूचना देंगे, तुरंत जमा करेंगे। ठीक है, इसको पहले प्राथमिकता देना है। परीक्षा वाला फार्म का सभी विद्यार्थी तैयारी करेंगे। हैं? आज देखते हैं परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए छोटा मेरा खेत बगुलों का पंख। उमा शंकर जोशी का है। आपका जन्म हुआ था 1911 में, गुजरात में हुआ था और सन 1988 में आपका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीन आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, उनकी रचनाओं के नाम है। काव्यगत विशेषता में विद्यार्थी देखेंगे, एक कवि के रूप में उमा शंकर जोशी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों का सामान्य बोलचाल की भाषा में काव्य सृजन करने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में आप अन्यतम हैं। देखेंगे शैली, भाषा शैली उमा शंकर जोशी के साहित्य में सरलता व सहजता है। बहुत ही सरल है, सहज है। सौंदर्य के ब्यौरों का चित्रात्मक वर्णन दर्शनीय है। मानवतावाद, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण अपने गजब का किया है। आपकी काव्य शैली बोलचाल की सामान्य भाषा में है। पाठ क्या पढ़ेंगे? छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख। साथ सुनेंगे। कर्म और कृषि में साम्य स्थापित करता है। कर्म और कृषि में कवि महोदय साम्य स्थापित करता है। छोटा मेरा खेत, वह कहता है कि किसान खेत में, जबकि कवि समाज में कल्पना के पन्ने रूपी खेत में शब्द रूपी बीज बोता है। बहुत ही अच्छी बात है। कवि क्या करता है? समाज में कल्पना के पन्ने रूपी खेत में शब्द रूपी बीज बोता है। वह बीज वैचारिक आंखों में उड़कर उसके पास आया। जैसे किसान रसायनों का उपयोग कर फसल को परिपक्व बनाता है, वैसे कवि कल्पना के रसायन से अपने भावों को परिपुष्ट करके शब्दों का प्रयोग करता है। जब शब्दों का सही सामंजस्य हो गया तो रचना का अंकुरन होने लगा और तब शब्द अर्थ के पक्ष पुष्पों के भार से लदी कविता साकार हो गई। कविता रूपी फल से इतने अलौकिक रस और अमृत तत्व की प्राप्ति हुई कि जग तृप्त हो उठा। भाव रूपी बीजों से उगाई गई फसलों की कितनी काटो उतनी बढ़ती जाती है। भाव रूपी बीजों से उगाई हुई फसलों की बात है, भाव की। आप जितने मुझको काटते जाएंगे उतनी बढ़ती ही जाती है। उसकी प्रासंगिकता और मूल्य सदा बना रहता है भाव का। दूसरा में है बगुला का पंख। यह एक प्राकृतिक पर काव्य रचना है। इसमें कवि ने सांझ के सौंदर्य का बहुत ही काव्यात्मक चित्रण किया है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। संध्या का मनोहारी समय है।
सफेद पंखों रूपी बगले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में विहार कर रही हैं। कवि इन बगलों के सौंदर्य में खो जाता है। उसे लगता है कि बगलों की पंक्तियां उनके नेत्रों को चुरा लेगी और यह दृश्य अत्यंत सम्मोहक होगा। बहुत ही सुंदर भाव है। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान देंगे, तैयारी करेंगे ईमानदारी पूर्वक। अब देखेंगे परमात्मा को पुनः हाजिर नाजिर करते हुए। बाबा छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि महोदय के लिए क्या है, जो ये कागज का पन्ना है, जो चौकोर करना है, वो उसके लिए खेत है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज के एक पन्ना। कोई अंगड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। भाव बहुत ही सुंदर है। अनायासी हर समय कविता नहीं लिखी जाती है कवि महोदय का। कोई अंधड़ आया, मतलब कहीं से झोंका आया, परिस्थिति बनी, संयोग बना, भाव आया कवि के हृदय में। कोई अंदर कहीं से आया, कहीं से, कहां से आया कोई निश्चित नहीं रहता है, कहां से आएगा, किधर से आएगा। हाँ, लेकिन कवि के मन में एक प्रकार की भाव पैदा हुई, अंगड़ आए, कहीं बाहर से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। उसी क्षण वो चौकाना वाला खेत में बीज को डालता है कवि, अपने भाव रूपी बीज को डालता है। बनेगा, बहुत ही सुंदर है। अब देखेंगे, संदर्भ भी जान जाएंगे, प्रसंग भी जान जाएंगे। व्याख्या थोड़ा कवि महोदय कहते हैं कि कागज का पन्ना मेरे लिए चौकोने छोटा खेत के हो जाती है, जिसमें कवि उपयुक्त समय भाव रूपी बीजों को बोता है। उपयुक्त समय पर भाव रूपी बीज को बोता है। कवि ने स्वयं को किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। किसान ने कृषि कार्य की भांति कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए भाव रूपी बीज अपने चौकोने कागज रूपी खेत में बोने का भाव बोने की बात करता है। भावनाओं की प्रबलता अंगन रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिया, कविता करना प्रारंभ कर दिया। इसकी फलस्वरूप उसने अपने कागज के खेत में क्षण की रोपाई की। आप देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना किससे की? कवि ने अपने काव्य रचना काव्य की तुलना छोटी सी तुलना खेती के कार्य से की है। खेती में फसल उपजाने के विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों से वह अपना रचना कर्म को व्यवस्थापित किया है। प्रश्न दूसरा है, काव्यांश के आधार पर बताएं कि कवि अपने छोटे चौकोने खेत में क्या बोता है। चौकोने खेत में जो कागज का एक पन्ना है, क्षण के बीज बोने की बात कहता है। क्षण के बीज, क्षण का बीज यह विशेष परिस्थिति है जब कवि को रचना करने की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती है। क्षण का बीज ये। तीसरा है, एक अंगड़ कहीं से कवि का क्या है? अंगड़ मतलब कवि के मन में भाव के उद्योग से है। जैसे आंधी पानी खेती के कार्य में वर्षा के मौसम के सूचक है, वैसे मन में मनोभावों के वेग के उमड़ने में अंगड़ जैसी स्थिति होती है, तो कृति के रूप में ढल जाने पर ही शांत होती है। काव्यांश के कवि कविता के शीर्षक के बारे में बताइए। कवि कौन है? कवि है उमाशंकर जोशी जी हैं और शीर्षक छोटा मेरा खेत। बन जाएगा? ऐसा प्रश्न आएगा तो बिल्कुल बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। आप अर्थ ग्रहण संबंधी है, अर्थ ग्रहण संबंधी तो हो गया, सौंदर्य बहुत संबंधी है।
काव्यांश का भाव सौंदर्य प्रकट कीजिए। काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना खेत से की है भाव सौंदर्य में। सौंदर्य बोध में देखेंगे भाव सौंदर्य में क्या है, कविता को तुलना, कविता की तुलना खेत से की है। कृषि कर्म के रूपक द्वारा कर्म की रचना का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प का सौंदर्य का प्रकाश डालिए। कविता में प्रतीकात्मकता है, शैली बिंब प्रधान है। कृषि कर्म के रूपक द्वारा काव्य रचना के आनंद को प्रकट किया है। पल्लव पुष्पों में अनुप्रास है। इस तरह से छोटा मेरा खेत का पहला खंड हो गया। अब आप देखेंगे दूसरा खंड, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ निशेष। रसायन माने खाद ऊर्जा, निशेष माने पूरी तरह, पल्लव पुष्प माने कोमल पत्तों एवं पुष्प, नमित माने झुका हुआ, विशेष माने खास तौर पर। ठीक है। कवि कहता है कि अपने कागजी खेत पर मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया वह कालांतर में कल्पना की रसायनों को अवशोषित कर पूरी तरह से गल गया। बहुत ही सुंदर बात है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। समय आने पर कालांतर में जो बीज बोया था, बीज डाला था, कल्पना के बीज बोया था, उसमें कालांतर में कल्पना के रसायनों को अवशोषित कर पूरी तरह वो क्या हो गया, गल गया। और शब्द के अंकुर फूटे और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुए, और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कवि खेतों के अंकुरण की प्रक्रिया के रूपक के सहारे अपनी रचना धर्मिता के भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। कवि शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से मुक्त हो जाने की बात कहता है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव पुष्पों से मुक्त हो जाने की बात कहता है, और कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर कृति का रूप धारण कर लेते हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ निशेष। अर्थ है, कल्पना के रसायनों का क्या तात्पर्य है? कल्पना के रसायन से कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए माध्यम से यह प्रकट करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार खेत में उगी फसल को विकसित करने के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर सुंदर और समृद्ध साहित्य की रचना के लिए कल्पना रसायन का कार्य करती है। कल्पना फसल को आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर फसल लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए रसायनों की बात करते हैं, वैसे ही सुंदर और समृद्ध साहित्य की रचना के लिए कल्पना रसायन को कार्य करती है। कल्पना। दूसरा प्रश्न है, बीज गल गए जाने के बाद उसका क्या हुआ? बीज के गल जाने के बाद शब्द रूपी अंकुर फूटे, अर्थात कवि के मनोभावों ने कविता के शब्दों का रूप ले लिया। तीसरा है, शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार विकसित हुई? शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में और अधिक भाव समृद्ध होकर कृति रूपी फसल के रूप में विकसित होकर दिखाई पड़ने लगे, अर्थात कवि के मनोभावों से फूटे शब्दों ने साहित्य रचना का रूप ग्रहण किया। चौथा प्रश्न है, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न,
कविता जब भाव रूपी पक्षों और पुष्पों से लद जाती है तब उसमें एक विशेष झुकाव हो जाता है। जब कविता भाव रूपी पक्षों और पुष्पों से लद जाती है, भाव और पुष्पों से लद जाती है, तब उसमें एक विशेष झुकाव आ जाता है। यह विशेष झुकाव समर्पण का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष क्या तात्पर्य है? भाव रूपी पक्षों और पुष्पों से लद जाती है तब उसमें विशेष झुकाव हो जाता है। यह विशेष झुकाव समर्पण का प्रतीक है। आप देखते हैं, कविता अर्थ ग्रहण सौंदर्य बोध संबंधी काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डाली। कल्पना के रसायन पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। कल्पना एवं रसायन के बीच एकात्मकता स्थापित होने के कारण रूपक अलंकार है। गल गया पद में अनुप्रास अलंकार है और बीच में श्लेष अलंकार है। गल गया पद में अनुप्रास अलंकार है और बीच में श्लेष अलंकार है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्यांश में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जिसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत में शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन भाषा सहज और बोधगम्य है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत ही सरल है। एक बार आप अपने इष्ट को याद करके आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रूप से बात समझ में आ जाएगी। तीसरा अंति है, झुकने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कहीं नहीं कम होती, रस के अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खींचो कोना। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि महोदय के क्या कहना चाहते हैं? अलौकिक माने दिव्य, रस माने साहित्य का आनंद है, रोपाई माने रोपा गया, अनंतता का है सदा के लिए, अक्षय माने जिसका क्षय ना हो, अक्षय अनंतता सदा के लिए है, जिसका अक्षय माने जिसका क्षय ना हो, पात्र माने बर्तन, जरा माने थोड़ा। देखेंगे कवि कहते हैं कि भाव रूपी उद्वेग माना भावा व्यक्ति के अनुकूल पल में रोपाई और कल्पना रूपी रसायनों के पोषण से कविता के रूप में पल्लवित व पुष्पित हो जाती है। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि महोदय कहते हैं कि भाव रूपी उद्वेग, भाव की उत्तेजना भाव व्यक्ति के अनुकूल पल में रोपाई और कल्पना रूपी रसायनों के पोषण से कविता के रूप में पल्लवित व पुष्पित हो जाती है। कविता के रूप में पल्लवित हो जाती है और पुष्पित हो जाती है। उसमें विचार फल अलौकिक रस से भरे अमृत की तरह आनंददायी लटकने माने झूमने लगते हैं। उसमें विचार फल, जो विचार का फल है, अलौकिक रूप से भरे अमृत की तरह आनंददायी लटकने और झूमने लगते हैं। इस तरह काव्य रचना के क्षण विशेष महत्व, इस तरह काव्य रचना में क्षण विशेष महत्व रखता है। किंतु कविता का रस आस्वादन, कविता का रस का आस्वादन अनंत काल तक की जाती है। कविता रचना में क्षण विशेष का विशेष महत्व रहता है, लेकिन कविता का रस का आस्वादन अनंत काल तक की जाती है। कविता से मिलने वाली इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं है। क्षण का तो विशेष महत्व रहता है, लेकिन जो रस कविता में अनंत काल तक आस्वादन तक की जाती है, लेकिन कविता में मिलने वाली इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं
रस की धारा अनवरत बहती है। काव्य इस रस की जितना ही बांटा जाता है, काव्य के इस रस को जितना ही बांटा जाता है उतना ही बढ़ते जाता है तथा लोगों को आनंदित करता है। मेरा यह छोटा चौकोर खेत रस से भरा एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी नहीं सूखता है। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि ने फल किसको बताया? कवि ने फल कविता को फल बताया। फूलों के बाद पौधों का फल लगते हैं, ये लोगों को परम संतुष्टि करते हैं। भाव जब कविता के रूप में प्रकट होते हैं तो पाठकों और श्रोताओं को आनंद देते हैं। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। का भाव है कि काव्यानंद कभी कम नहीं होता। काव्य रस को जितने लोग जितने बार पीते हैं वो उतना अधिक बढ़ता जाता है। रस का अक्षय पात्र क्या है? रस का अक्षय पात्र काव्य है। काव्य में रस व्याप्त रहते। कवि ने काव्य को अनंत क्यों कहा? काव्य अनंत है, कविता का आनंद, उनकी सरसता कभी समाप्त नहीं होती। काव्य का प्रभाव स्थान तथा समय की सीमा लांघ कर लोगों को सुख देता है। अब सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न है। प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार निर्देश कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कागज का खेत आरोप होने से शांग रूप अलंकार है। फल, रस, रोपाई, कटाई आदि द्विअर्थी अर्थात दो अर्थों वाले शब्द है। काव्यांश के भाव पक्ष के बारे में बताइए। कवि ने कृषि कर्म से काव्य रचना की समानता प्रकट की है। कवि ने बताया है कि काव्य के आनंद हर समय तथा हर देश में प्राप्त होता है। इस बात को कवि ने कटाई अनंतता की में व्यक्त किया है। बन जाएगा, बन जाएगा। बहुत ही सुंदर भाव है। बहुत ही कवि ने अपने शब्दों में सरल सहज शब्दों में व्यक्त किया है। जैसे एक पन्ना को खेत के चौकोर के रूप में दोनों में समानता बताया है। आप देखेंगे बगुले के पंख, बगुलों के पंख। बरबसी कवि महोदय को अपने ओर आकर्षित करता है। बगुलों की पंक्तियां, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख। आकाश की बात है, पाती बांधे बगुलों के पंख। पंक्तिबद्ध आकाश में बगुलों की कतार चल रही है। चुराए लिए जाती हुई मेरी आंखें। कवि महोदय कहते हैं अनायासी न जाने कैसे मेरी नजरों को वो चुरा ली। बरबसी मेरे नेत्र उनके तरफ चली गई। किनके तरफ? आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों की, सफेद बगुलों की पंक्ति जो उड़ रही थी उसकी तरफ मेरी नजरों अनायास पहुंच गई। कजरारे बादलों की छाया नभ छाया। काले काले बादल छाए हुए थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तैरती सांझ की तेज श्वेत काया। बगुले के रंग क्या है? श्वेत है। और वे सांझ के समय तैरती हुई एकदम उड़ रही हैं, तैर रही हैं। सांझ की तेज श्वेत काया। सफेद बगुलों की पंक्तियां सांझ को तैरती हुई आकाश में मुड़ रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। अनायासी मेरी दृष्टि उन पंक्तियों की तरफ पहुंच जाती है। उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि महोदय का क्या कहते हैं अपने हृदय के भावों को? अनायासी मेरा हृदय उस तरफ पहुंच रहे हैं, कोई तो रोके, उसे कोई तनिक रोक रखो। कोई तो उन्हें रोक करके रखे। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह मेरी आंखें चुरा कर ले जाती है। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंखे।
आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों की जो पंक्ति चल रही है, अनायास मेरे नेत्रों को चुरा ले जाती है। बहुत ही सुंदर है भाव। बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, अब अर्थ ग्रहण संबंधी भी प्रश्न बन जाएगा। सौंदर्य बोध संबंधी अर्थ, सौंदर्य बोध में काव्यांश के भाव पक्ष का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत का पद्यांश में आकाश में काले बादलों की पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध, पंक्ति बांध कर उड़ते हुए सफेद बगुलों का वर्णन है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का भाव चित्रण हुआ है। दृश्य की सुंदरता का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने वाले दृश्य का चित्रात्मक वर्णन करते हुए मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न दूसरा है सौंदर्य बोध संबंधी। प्रस्तुत काव्यांश के शिल्पगत सौंदर्य पर टिप्पणी। भाषा सरल भावानुकूल। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लोक प्रचलित शब्दावली यथा पोती, कजरारे, सांझ, हौले हौले इत्यादि के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में वृद्धि भी। प्रसाद गुण है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, कविता के छोटे चौकोने खेत कागज पर पन्ना कहने से क्या अर्थ है? रचना के संबंध में अंगारा और बीज क्या है? रस का अक्षय पात्र से कवि की रचना किन विशेषताओं को इंगित करता है? व्याख्या करें। शब्द से अंकुर फूटे, रोपाई, छड़ की कटाई। और है कविता के आसपास से शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि, योजना अथवा रूप, रस, गंध को हमारे इंद्रिय अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता के बिंब को खोज करें। अगला प्रश्न, में उपमान का आरोप और रूपक अलंकार। इस कविता में रूपक का चुनाव करें, खोज खोज कर लिखना है। कविता की बात में है बाबुला का पंख कविता को पढ़ने से आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं, उनकी किसी भी अन्य कला माध्यम में अभिव्यक्ति करेगी। बन जाएगा। और परीक्षाओं की योग्य अन्य प्रश्न है। छोटा मेरा खेत कविता में खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा? छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। चौकोने छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा? उस खेत में रोपाई, क्षण की कटाई, अनंतता की कैसी है, कैसे है? कल्पना के रसस्वादन को पीछे कवि का क्या प्रभाव है? बगुले के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। बगुले के पंख कविता के आधार पर बताइए कि कवि किसे रोक कर रखना चाहता है और क्यों। कवि बगुले के पंख कविता में कवि सौंदर्य से बंधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, बन जाएगा। सभी से बन जाएंगे। करेंगे विद्यार्थी। आशय की जाती आज ही नहीं करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में समय निकाल करके अनिवार्य रूप से करना है। चलो परमात्मा को क्षणिक सुरता करो।